और क्या पढ़ा रहे हैं अभी? लाइव हुआ जी? लाइव कीजिए। हो गया। कृति सिंह, दिलखुश कुमार, सुरभि कुमारी, अजीत कुमार, प्रतोष कुमार, सत्येंद्र कुमार, सत्यम कुमार सिंह। चलिए, बायोलॉजी का क्लास जो है कल नहीं हुआ था, और अभी जो है अब बायोलॉजी का क्लास में छुट्टी हो गया है होली का। ठीक है, बायोलॉजी के क्लास में होली का छुट्टी हो गया है, अब होली के बाद चलेगा। अब मेरे क्लास में अभी छुट्टी नहीं हुआ है, मेरा चलता रहेगा। हाय, क्या बोल रहे हैं? हाय, ऑनलाइन क्या करवा दे? ऑनलाइन क्लास करवा दे। वो क्लासे ने लेने के लिए तैयार हैं तो ऑनलाइन लेंगे तो ऑफलाइन काहे नहीं लेंगे? ठीक है, चलिए अब आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले रिवीजन करते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट जवाब दीजिए। हाय, बिंबिसार कैसा शासक? साम्राज्य? मैत्रीवत युद्ध वैवाहिक, मैत्रीवत युद्ध और वैवाहिक। महा दहेज के रूप में चेलना, ना चेलना, राजवेद, अवंती, किसको? अंग, किसको? 492 ईस्वी आजाद कुनिक, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात प्रसेनजीत की पुत्री, प्रसेनजीत की वज्जी, किसने? उदय, जैन, नाग, गौतम, चलिए, तो हमको तो अब क्वेश्चन आंसर करवाना था, ठीक है, लेकिन फिर सोचे कि जो है ना, इसको ऐसा करते हैं सीधा मोड़ी तक लाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, मोड़ी तक, और उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे मोड़ी के। ठीक है, मोड़ी तक पढ़ा देते हैं। महाजन पर अब ज्यादा कुछ नहीं है, मोड़ी तक आने में जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 2 क्लास में मोड़ी पर आ जाएंगे। ठीक है, और देखिए, तो पहले जो है हमको मोड़ी तक चीजों को लाने दीजिए, और उसके बाद जो है फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन करवाना था हमको पता है, लेकिन जो है अब मोड़ी तक आने दीजिए, तब क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, समझे?
मगध साम्राज्य, अब हटा दीजिए इसको यहां से कमेंट को। मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है, पिछला सेशन अगर आप किए होंगे तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है, सबसे पहले हर्यक वंश के शासकों ने शासन किया, और हर्यक वंश के शासन की समाप्ति के बाद जो है शिशुनाग वंश के शासकों ने शासन किया। किसने शासन किया? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश। नंद वंश, शिशुनाग वंश का शासन तीन सौ 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व, और नंद वंश का शासन 323 ईस्वी पूर्व। 323 ईस्वी पूर्व। तो हर्यक वंश को तो हम लोग देख चुके हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। और शिशुनाग और नंद वंश के बाद ही हम लोगों को मौर्य वंश को पढ़ना होता है। लेकिन मौर्य वंश से पहले, मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत के ऊपर 2 विदेशी आक्रमण हुआ, एक ईरानी आक्रमण और एक यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण 516 ईस्वी पूर्व में हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम या डायरे बाहु प्रथम के नेतृत्व में हुआ, और यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के नेतृत्व में हुआ। तो इतना चीज पढ़ना है, और इतना चीज पढ़ने के बाद तब मौर्य पे जाएंगे, और इतना चीज जब हम लोग पढ़ लेंगे ना तब क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो मान करके चलिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उसको हम 3 पार्ट में बांटकर पढ़ाते हैं। एक मौर्य तक का एक पार्ट होता है, फिर मौर्य से लेकर के वर्धन तक का एक पार्ट होता है, और फिर दक्षिण भारत का इतिहास होता है। तो जब हम लोग मौर्य तक आ जाएंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। मौर्य से दूसरे पार्ट की शुरुआत होगी, और जो दूसरा पार्ट है मौर्य, गुप्त, कुषाण, वर्धन, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा पार्ट काफी महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रश्न दूसरा पार्ट में ही पूछा जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक पार्ट आपका अतिशीघ्र खत्म होने वाला है, समझ गए? तो अब आइए शिशुनाग। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक हुए। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक नागदशक हुए, नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी, और शिशुनाग ने हर्यक वंश के स्थान पर एक नए राजवंश शिशुनाग वंश के शासन की नींव डाली। तो जो शिशुनाग वंश है, इस वंश के संस्थापक हैं, उनका नाम है शिशुनाग। शिशुनाग ने जब एक नया वंश स्थापित किया तो उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा के बजाय बेसाली को बनाया। पाटलिपुत्रा के बजाय बेसाली को अपना राजधानी बनाया, और वैशाली को राजधानी बनाकर शिशुनाग ने शासन प्रशासन करना शुरू किया। शिशुनाग भी एक साम्राज्यवादी शासक था। अगर हम शिशुनाग की बात करें तो शिशुनाग भी जो है एक साम्राज्यवादी शासक था। शिशुनाग ने साम्राज्य विस्तार को लेकर युद्ध नीति का अनुसरण किया, और युद्ध नीति का अनुसरण करते हुए शिशुनाग ने वत्स यानी उत्तर प्रदेश में, वत्स महाजनपद पर उत्तर प्रदेश में, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, और अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन मध्य प्रदेश में,
वत्स और अवंती, ये दोनों महाजनपद को युद्ध के माध्यम से शिशुनाग ने जीता, और युद्ध के माध्यम से शिशुनाग ने वत्स और अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। और शिशुनाग के विषय में यह कहा जाता है कि शिशुनाग जब शासक थे तो उस समय मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार बंगाल से मालवा तक हो चुका था। बंगाल से मालवा तक इन संपूर्ण क्षेत्रों में मगध साम्राज्य के सीमा का विस्तार हो चुका था। मतलब मगध साम्राज्य जो है धीरे धीरे अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। मगध साम्राज्य धीरे धीरे अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। अलग अलग क्षेत्र जो है मगध साम्राज्य में जीतकर मिलाए जा रहे थे। इस प्रकार शिशुनाग ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया शासन प्रशासन करते हुए। शिशुनाग का निधन हो गया। शिशुनाग के निधन होने के बाद शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र कालाशोक बना। कालाशोक बना, और जो कालाशोक है, कालाशोक के विषय में यह कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता, कालाशोक ने अपने पिता के द्वारा विस्तृत साम्राज्य पर अच्छे से शासन प्रशासन चलाया। योग्य व्यक्ति था ये भी, कालाशोक भी। इन्हें पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। इन्हें पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। और कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि इनके समय ही द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुए, जिसे इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया। कहीं ना कहीं इस और इंगित करता है कि ये बौद्ध धर्म को मानते होंगे। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म को ये मानते थे। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म के द्वितीय सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया, और इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्रा को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी जो है वैशाली से हटाकर के किसको बनाया? पाटलिपुत्रा। वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्रा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, और पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करने लगे। कालांतर में जाकर कालाशोक की हत्या महापदम नंद के द्वारा कर दी गई। कालाशोक के मारे जाने के बाद कालाशोक के पुत्रों ने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया, और कालाशोक के पुत्रों में ही कालाशोक का एक पुत्र था नंदीवर्धन। अगर हम लोग नंदीवर्धन की बात करें तो जो नंदीवर्धन है वे आपको शिशुनाग वंश के अंतिम शासक हुए। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो है आपको नंदीवर्धन हुए, और नंदीवर्धन को अपदस्थ करके कालांतर में जाकर महापदम नंद ने शिशुनाग वंश के शासन को समाप्त करके एक नए राजवंश नंद वंश के शासन की नींव डाली। नंद वंश के शासन की नींव डाली। आगे हम लोग नंद वंश के विषय में जानेंगे। और ध्यान रहे, इन राजवंशों का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी इन राजवंशों के विषय में लेना उचित नहीं है। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, कभी कताल यहां से प्रश्न आता है, और जहां से प्रश्न ही नहीं आता है, जिसका बहुत ज्यादा महत्व ही नहीं है इतिहास में, तो उसमें टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। तो जो है, जो थोड़ी बहुत जानकारी है इन राजवंशों के विषय में, इसको आप नोट डाउन कीजिए। और किसी किताब सब में भी जो है ना, ये सब राजवंश के विषय में नहीं है। जैसे एनसीईआरटी सब पढ़िएगा ना, वो तो 1-2 लाइन कह करके आगे बढ़ गया है, समझिए 1-2 लाइन एनसीईआरटी सब में, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा ये सब राजवंश के विषय में, समझ गए। तो नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। शिशुनाग वंश,
412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व। चार सौ बारह ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व लिखिए। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। क्या हुआ? रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। क्या दिक्कत? क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? अच्छा रहने दीजिए, रहने दीजिए। उस सीढ़ी पे लदिएगा नहीं। केबिन में सीढ़ी पे? ओ अच्छा ठीक, आप बैठ जाइए ना। बैठते काहे ना आप? रेड टी शर्ट, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। पीछे भी सीढ़ी पर है ना लड़का। ठीक है। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाकर शासन प्रशासन उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाकर शासन प्रशासन उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। शिशुनाग ने वत्स और अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। फुल स्टॉप। शिशुनाग के शासनकाल के विषय में कहा जाता है कि शिशुनाग के शासनकाल के विषय में कहा जाता है कि उनके समय मगध साम्राज्य का विस्तार उनके समय मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर मालवा तक हो चुका था।
आ गया है, चलने लगा, छोटा नहीं ना है बच्चा का। कमेंट देख रहे हैं, देखिए ऑनलाइन हर क्लास लाइव और रिकॉर्ड में डाल दीजिए, ठीक है, डाला हुआ है शुरू से है। तो सो गई बेचारी, हल्ला काहे कर रहे। तब होली में घर जाइएगा ना, जाइएगा। देखिए दो ऐसा पर्व है जिसमें पूरा पटना खाली हो जाता है, एगो है होली, एगो है छठ। पटना में कुत्ता मरता है, कुत्ता भूखता है रोड पे। अभी आपको रात को 12 बजे के बाद कुत्ता नजर आएगा, 12 से 3 के बीच में अभी पटना में। और जब होली होता है ना, तो छठ में तो थोड़ा सा लोग छठ उठ करता है तो उतना तो ना है, लेकिन होली में जो है दिन दहाड़े कुत्ता भूखता है। हम तो रहते हैं यही ना, हम देखे हैं ना है? क्या बोल रहा है मेरे साथ? हाँ क्या हुआ जी? क्या जी घर जा रहे हैं? नहीं जा रहे? जाइए। हम भी एक बार 2012 में गलती से रूम से बाहर निकल गए, हमको पता नहीं था। और जब रूम पहुंचे तो सब कपड़ा फट गया था। तो पटना में तो होली के दिन निकलना सही नहीं होता है, स्पेशली सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे के बाद फिर कुछ नहीं होता है। कालाशोक ने फुल स्टॉप, कालाशोक के बाद, कालाशोक के बाद आफ्टर, कालाशोक के बाद क्या हुआ? लगभग 20 वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक 344 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व से वंश कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली की जगह किसे बनाया? का विनाश करने वाला भार्गव महापद्म नंद से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, एक बड़ी सेना प्राप्त हुआ, जिस वजह से घनानंद काफी क्रूर और अत्याचारी हो गया था। घनानंद काफी क्रूर और अत्याचारी हो गया था, और घनानंद कई प्रकार के कर जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम किया। जनता के ऊपर कई फालतू कर जो है इन्होंने सौंपने का काम किया। जनता भी इनसे काफी परेशान थे। और जब मगध के शासक घनानंद थे, उसी समय 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। और जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ तो तक्षशिला के एक विद्वान थे जिसका नाम था चाणक्य।
जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य इनके दरबार में आया सचेत करने के लिए। चाणक्य इनके दरबार में सचेत करने के लिए आया कि सिकंदर का आक्रमण हो चुका है, आप ऐसा कीजिए, भारत के सभी राजाओं को एक करिए और भारत के सभी राजाओं को एक करके जो है आप उसका नेतृत्व कीजिए और सिकंदर के आक्रमण को विफल कीजिए। जब चाणक्य ने यह दिशा निर्देश घनानंद को दिया तो घनानंद को लगा कि ये साधारण सा बूढ़ा व्यक्ति हमको क्या दिशा निर्देश देगा, हम तो राजा हैं, राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वे हमें मालूम है। घनानंद चाणक्य की बातों को नहीं स्वीकार किया और घनानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया। घनानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य को अपने दरबार से बाहर कर दिया। चाणक्य उनके दरबार से निकलने के बाद वापस तक्षशिला गए और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से चाणक्य ने घनानंद की अहंकारी सत्ता का विनाश किया और नंद वंश के स्थान पर एक नए राजवंश मौर्य वंश के शासन की नींव पड़ी। मौर्य वंश के शासन की नींव पड़ी और मौर्यों से पहले जो नंदों का शासन था उस समय तक मगयक नंद और शिशुनाग वंश है, ये वंश के विषय में ज्यादा पूछता है, इस सब के विषय में नहीं भी पूछता है, समझिए आप, कभी कताल पूछता भी है, समझ गए। तो आगे मौर्य वंश को जानेंगे, लेकिन मौर्य वंश से पहले हमने आपको बताया है भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुआ है उसको देखेंगे। तो पहले यहां तक कुछ चीजों को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे भारत के ऊपर होने वाले विदेशी आक्रमण को भी देखना प्रारंभ कर देंगे हम लोग। तो नीचे से लिखिए, नंद वंश। इस वंश की स्थापना से संबंधित थे। उन्हें एक मिनट, उनके पास बड़ी सेना थी, उनके पास बड़ी सेना थी, उनके पास बड़ी सेना थी, जिस कारण उन्हें उग्रसेन कहा जाता है, जिस कारण उन्हें उग्रसेन कहा जाता है, उग्रसेन कहा जाता है। उन्होंने सर्वछत्रांक उन्होंने सर्वछत्रांक, कौष्ट में क्षत्रियों का विनाश करने वाला, क्षत्रियों का विनाश करने वाला, उन्होंने सर्वछत्रांक, कौष्ट में क्षत्रियों का विनाश करने वाला, उन्होंने सर्वछत्रांक, भार्गव, सर्वछत्रांक, कौष्ट में क्षत्रियों का विनाश करने वाला, फिर भार्गव, दूसरा परशुराम, भार्गव, दूसरा परशुराम,
एकराट, एकराट, एक छत्र, एकराट, एक छत्र, एकराट, एक छत्र जैसी उपाधियां धारण की। महापदम नंद के, देखिए इसका चाल चरित्र ऐसे बोला जाता है, मतलब भगवान जो है बोलने का भी ऐसे तो क्या बोले, अब कुछ नहीं बोलेंगे। भार्गव दूसरा परशुराम, कोमा, एक राट और एक छत्र जैसी उपाधियां धारण की। महापदम नंद के निधन होने के बाद महापदम नंद के निधन होने के बाद महापदम नंद के निधन होने के बाद अगला शासक उनके पुत्र घनानंद बने। घनानंद बने जो काफी क्रूर और अत्याचारी था। के विद्वान चाणक्य, तक्षशिला के विद्वान चाणक्य, तक्षशिला घनानंद के दरबार में पहुंचकर घनानंद को सिकंदर के खिलाफ युद्ध करने को लेकर, सिकंदर के खिलाफ युद्ध करने को लेकर जिसे सिकंदर सॉरी जिसे घनानंद सॉरी 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 जिसे घनानंद जिसे घनानंद तथा चाणक्य को अपने दरबार से इस अपमान का बदला लेने के लिए ही इस अपमान का बदला लेने के लिए ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर कश्मीर के शासक
प्रवर्तक की मदद से, प्रवर्तक की मदद से, प्रवर्तक की मदद से, मदद से नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश के शासन की स्थापना की। पढ़ लिए चंद्रगुप्त, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की अहंकारी सत्ता का विनाश किया, और घनानंद की अहंकारी सत्ता का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को स्थापित किया? और चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त करने में कश्मीर के किस शासक ने मदद की? प्रवर्तक। कश्मीर के शासक। स्थापना से पहले जो भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए हैं उसी को हम लोगों को देखना है। तो मौर्यों के आक्रमण से क्या किए? वोल्टेज कम हो गया का? अच्छा, ऐसन बात है, एग्जॉस्टर बंद हो गया हो। और तार छोड़ा दिया आए थोड़ी। अरे वो प्लग न है हो, आए थोड़ी का यो दिक्कतें। आपको जो है एक आक्रमण हुआ, ईरानी आक्रमण। एक यूनानी आक्रमण। और यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के नेतृत्व में हुआ। यूनानी आक्रमण यहां है ईरान, और ये पूरा का पूरा जो है एशिया महाद्वीप। ग्रीस यानी यूनान पड़ता है, ग्रीस यानी यूनानी आक्रमण सीधा कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर यह रहे प्रथम यूरोपीय आक्रमण, प्रथम यूरोपीय आक्रमण कहेगा तो आप क्या कहिए? ईरानी कहिए, यूनानी ना कहिए। हाय, इस बात को समझ रहे हैं? देखिए अब यहां पर आप समझिएगा, आज तो का हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत है, भारत है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में यहां पर ईरान है। जब भारत के पूर्वी भाग में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष भारत के पूर्वी भाग में ही न हो रहा था। हाय, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिहार में न, और बिहार पूर्वीय भारत में न पड़ता, पूर्वी भारत में पड़ता है। तो जब भारत में 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, और मगध साम्राज्य अपने आसपास के महाजनपदों को जीतकर मिला रहा था मगध में, उस समय ईरान में हखमनी वंश के शासन की स्थापना हुई थी। उस समय ईरान में हखमनी वंश के शासन की स्थापना हुई थी। भारत के पूर्वी भाग में तो मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बना जो अपने आसपास के जनपदों को अपने में मिला लिया। लेकिन भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, इस एरिया में
मगध साम्राज्य जैसा कोई शक्तिशाली राजवंश नहीं था। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में मगध साम्राज्य जैसा कोई शक्तिशाली राजवंश नहीं था, जिस वजह से इस क्षेत्र में जो महाजनपद था गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, ये सब महाजनपद आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। गंधार, कंबोज, ये सब महाजनपद जो है आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा है, दोनों का मुंह तोड़ देंगे हम, एक एक मुक्का मारेंगे दोनों को, मुंह भसक जाएगा, बकलोलवी सब। चलिए, तो भारत के जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में जो महाजनपद था गंधार, कंबोज जैसे, सब आपस में लड़ झगड़ रहा था। सब आपस में क्या कर रहा था, लड़ झगड़ रहा था। तो ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने देखा ये सब तो आपस में लड़ झगड़ रहा है। इसी का फायदा ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने उठाया और इसी का फायदा उठा करके ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने 516 ईस्वी पूर्व में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग गंधार पर आक्रमण कर, किस पर, गंधार, गंधार पर आक्रमण कर गंधार को जीत लिया और गंधार को जीतकर ईरानी साम्राज्य में शामिल करने की घोषणा किया। गंधार लंबे समय तक ईरानी साम्राज्य का अंग बना रहा। गंधार लंबे समय तक, लगभग जो है आप मान कर चलिए 200 वर्षों से अधिक समय तक ईरानी साम्राज्य का अंग बना रहा। लेकिन जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर ने गंधार को ईरानियों से छीन लिया। सिकंदर ने गंधार को ईरानियों से छीन लिया और फिर सिकंदर के बाद सिकंदर का सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर था वो चंद्रगुप्त मौर्य को गंधार का क्षेत्र दे दिया था। समझ गए, सेल्यूकस निकेटर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, समझे। तो अब नीचे से कुछ चीज लिखिएगा फिर आगे बताएंगे। नीचे से क्या लिखिएगा जानते हैं, यही लिखिएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है लिख लिए। कुछ लोग लिखते ही हैं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसको लिखिए। बोलेंगे नहीं हम, बोर्ड पे लिखा हुआ चीज लिखना है आपको। लिख लिए, चलिए अब हेडिंग मारिए, सॉरी एक मिनट, स्टार मार के लिखिए एक पॉइंट। भारत के ऊपर सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया। भारत के ऊपर सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया। उसके बाद यूनानियों ने, उसके बाद दूसरा आक्रमण, उसके बाद दूसरा आक्रमण
उसके बाद दूसरा आक्रमण यूनानियों ने किया, यूनानियों ने किया। वहीं भारत पर आक्रमण करने वाला, वहीं भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय यूनानी थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी आक्रमण। लिखिएगा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में गंधार, कंबोज, गंधार कंबोज, जैसे राजवंश, के शासक एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे। क्योंकि इस क्षेत्र, क्योंकि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, मगध साम्राज्य जैसा, क्योंकि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में मगध साम्राज्य जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था, जो सभी महाजनपदों को एकजुट कर सके। इसलिए एक मिनट, इसलिए नहीं, इसी का फायदा, इसी का लाभ, ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने उठाया। इसी का लाभ ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने उठाया। इसी का लाभ ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने उठाया। शासकों ने उठाया। और फिर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। और फिर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। और फिर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया।
चलिए, जितना बताए थे उतना लिखा दिए, ठीक है। इससे आगे अगले क्लास में, कल आपका क्लास नहीं है, अब बायोलॉजी जो है होली के बाद होगा। परसों आपका क्लास, मेरा ही क्लास है आपके बैच में, परसों इससे आगे बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। शनिवार को पढ़ा करके होली का छुट्टी दे देंगे, ठीक है। शनिवार को पढ़ा करके हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।